चलो एक सेक्शन पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। 43B वैसे अपन ने पढ़ लिया है काफी, है ना। 43B अपन ने साथ साथ में पढ़ लिया था, बट उसका नोट अपन अलग से भी डाल लेते हैं। हेडिंग डालो सेक्शन 43B। सेक्शन 43B, एक्सपेंस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। याद है तुम लोग को 43B अपन को कहाँ कहाँ मिला है ना, कि कुछ कुछ पेमेंट्स एक्चुअली ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के पहले अगर पे हो जाए तो ही अलाउ होती है, वरना अलाउ नहीं होती है ना। यही किया था अपन ने, बस अपन उसका एक नोट डाल लेते हैं। एक्सपेंस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। चलो इसके अंदर लिखो, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर अलाउड, following expenses are allowed only if it is actually paid. Only if it is actually paid. Due date of return filing up to due date of return filing as per section 139(1). रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन 139(1), ठीक है। मतलब जो क्या होता है, हर 80 के लिए रिटर्न, दो रिटर्न की ड्यू डेट्स है, ये पता है तुम लोग को। जिनको ऑडिट नहीं करवाना होता उनके लिए, प्लस कंपनीज वगैरह को ऑडिट करवाना ही होता है। तो ऑडिट करवाने वालों के लिए 30 सितंबर होती है, और जिनको ऑडिट नहीं करवाना होता है उनके लिए 31 जुलाई होती है, ठीक है। तो उस डेट से पहले क्या हो जाना चाहिए, पेमेंट हो जाना चाहिए। चलो फर्स्ट पॉइंट से अपन लिखना चालू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एनी टैक्स any tax, comma duties, comma cess, comma fees, है ना। ये आईडीटी की बात कर रहा है। इनकम टैक्स तो आप ड्यू डेट पर ही दोगे, या मतलब रिटर्न फाइलिंग के साथ ही देते हो आप। उसका डिडक्शन भी आपको नहीं मिलता। किसका डिडक्शन मिलता है, आईडीटी का डिडक्शन मिलता है, जिसका आपको आईटीसी नहीं मिल रहा होता है ना। तो ब्रैकेट में आईडीटी लिख लो, कंफ्यूज नहीं हो जाना। इसके बाद सेकेंड लिखो, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज। बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज। थर्ड लिखो, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स, शॉर्ट में लिखवा दे रही हूँ, वहां पे मेन सेक्शन में अपन ने लिखा था फुल फॉर्म, है ना। एसपीएफ ना, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड था। फिर
कॉमा आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और क्या क्या था? अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, एजीएफ लिख लो। हाँ, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, तो एएसएफ। क्या क्या लिखा? एसपीएफ, आरपीएफ, एजीएफ और एएसएफ, कॉमा न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम का भी पॉइंट सेम टू सेम था। न्यू पेंशन स्कीम, कॉमा एनी फंड एज पर लॉ, एनी फंड एज पर लॉ। फोर्थ पॉइंट लिखो, ठीक है। अभी इस ये फोर्थ पॉइंट की जो बात है वो अपन सैलरी हेड में करेंगे, है ना, पर लिख लो लीव सैलरी, लीव सैलरी ब्रैकेट में लिख लो एनकैशमेंट ऑफ, एनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड लीव, अनयूटिलाइज्ड लीव्स। लीव सैलरी होती है कि भाई मेरे को साल में 13 छुट्टियां मिलनी है, वो मैं कभी भी ले सकती हूँ। मैंने नहीं ली तो मतलब मैंने उन दिनों में भी काम किया जब मैं छुट्टी ले सकती थी, तो वो 13 दिन के मेरे को एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, इसको लीव सैलरी बोलते हैं, ठीक है। सैलरी हेड में अपन डिस्कस करेंगे। हाँ, क्या हुआ रिया? हाँ, 15, सॉरी 15 बोले, पांचवा, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक, ये तो पढ़ा था अपन ने, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक, कॉमा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉमा स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, कॉमा एनबीएफसी, हाँ, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। एनबीएफसी के बाद स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, कॉमा एनबीएफसी, कॉमा स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। सिक्स्थ, आखिरी पॉइंट है ये, एनी सम पेबल टू, any sum payable to Indian Railway, any sum payable to Indian Railway for use of railway asset, ये आई थिंक 2017-18 में ये वाला पॉइंट ऐड हुआ है। any sum payable to Indian Railway for use of railway asset, ठीक है। अब नोट डालो, 3 नोट्स डालेंगे अपन। देखो ये सारे जो 6 पॉइंट्स हैं इसकी पेमेंट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले हो जानी चाहिए, तभी अलाउड है, वरना डिसअलाउड है। अब अगर ये रिटर्न फाइलिंग के बाद में पे हुए तो क्या होगा? सब्सिक्वेंट ईयर में अलाउ हो जाएंगे, ये पढ़ा था अपन ने। तो नोट नंबर 1 डालो, नोट नंबर 1 डालो, इफ अबव पेमेंट इज मेड, if above payment is made after due date, if above payment is made after due date, then expenditure is allowed, then expenditure is allowed in the year in which, in the year in which actual payment is made,
हाँ बेटा, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट है कि देखो कभी कभी क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक, है ना, या एनबीएफसी या जो भी है, मैंने उस इंटरेस्ट को ही लोन में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या उसको एक्चुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया जाना चाहिए? मैंने क्या किया, मैंने इंटरेस्ट को बैंक से बोलकर क्या करवा लिया, लोन में कन्वर्ट करवा लिया। तो अब वो इंटरेस्ट जो था पेबल ड्यू था मेरे सिर में, लाइबिलिटी थी, वो अब लोन बन गया है। अब मैं उसको लोन की तरह चुकाऊंगी। अब वो लोन जब कन्वर्ट करवाया तो मैंने बोला कि भाई इंटरेस्ट तो खत्म हो गया, तो इंटरेस्ट की क्या हो गई, पेमेंट हो गई, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए अलाउ। एक्चुअल में पेमेंट नहीं हुई है, बस मैंने उसको लोन में क्या करवाया है, कन्वर्ट। तो यहाँ पर लॉ बोलता है कि जब आप लोन का इंस्टॉलमेंट पे करोगे ना, तब हम मानेंगे कि एक्चुअल में क्या हुई है, पेमेंट हुई है, तब हम आपको अलाउ कर देंगे। समझ में आया? ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 लिखो। इफ इंटरेस्ट पेबल if interest payable is converted into loan or debenture, if interest payable is converted into loan or debenture, then it is not treated as actual payment. Then it is not treated as actual payment. इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इंटरेस्ट शैल बी अलाउड, थर्ड पॉइंट बना लो, इंटरेस्ट शैल बी allowed as deduction in the year in which such installments are paid. चलो, अब पीजीबीपी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो समझो, है ना। कुछ कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, बट कंप्यूटेशन वाले पॉइंट्स अपने कंप्लीट हो गए। अब बचा हुआ है कि किन लोगों को बुक्स मेंटेन करना कंपलसरी है, ठीक है। प्रेजम्पटिव टैक्सेशन करके एक कॉन्सेप्ट है, वो बचा हुआ है। ऑडिट करवाना कितने लोगों को जरूरी है, वो बचा हुआ है। तो ये कंप्यूटेशन वाले पॉइंट्स क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। तो पीजीबीपी के क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। तो हेडिंग डालो तुम लोग, हाउ टू सॉल्व पीजीबीपी क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व पीजीबीपी क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो, एक तो डायरेक्ट मेथड है जो हम समझते हैं कि हम इनकम लेंगे और 30 से लेके 37 तक जितने भी हमने खर्चे पढ़े हैं वो सब हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जितने भी अलाउेबल खर्चे हमने डिस्कस किए हैं वो सब हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वो उसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। पर डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन बहुत रेयरली आएगा। हमको आता है इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन, मतलब अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट निकाल के बताया हुआ है उन्होंने, प्रॉफिट दिया हुआ है और खर्चे बताए हुए हैं अलग अलग, उसमें से अलाउड जो है वो तो रहने देंगे, जो डिसअलाउड है उनको अलग करना होगा। जैसे इनडायरेक्ट तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे ना, बनाया 12th में, बहुत पुरानी बात हो गई है, नहीं बनाया तुम लोगों ने क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट तो तुम लोगों को अभी भी है, अभी नहीं हुआ होगा ना अकाउंट्स में वो, ठीक है। तो समझ आती हो पूरा, ठीक है।
चलो, इसमें ना दो पॉइंट्स ऐसे बनाओ, फर्स्ट और सेकंड। एक तरफ लिखो डायरेक्ट मेथड और एक तरफ लिखो इनडायरेक्ट मेथड। यहां पर हमको क्या गिवन है? यहां पर हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है ना। तो हमको कितना रिसिप्ट हुआ है, रेवेन्यू, वो उससे पता चल जाएगा। उसमें से अलाउेबल खर्चे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट मेथड में पीजीबीपी कैसे निकालेंगे अपन। सबसे पहले अपन उठाएंगे इनकम एज पर सेक्शन 28 और 41। 28 सेक्शन था चार्जिंग सेक्शन, उसमें लिखा हुआ था कौन सी वाली इनकम्स टैक्सेबल है अंडर पीजीबीपी, वो सारी इनकम्स उठा लेंगे अपन। 41 में भी लिखा हुआ है डीम्ड पीजीबीपी वाली इनकम्स को क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। ठीक है, अब माइनस क्या करेंगे, लेस करेंगे सेक्शन 32 37, जितने भी खर्चे अपन ने पढ़े, 30 31 32 35 35D 35DDA, है ना, 35AD 36 37। ठीक है, ये सब माइनस करने के बाद अपना क्या आ जाएगा, पीजीबीपी इनकम। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन, या सीधे नेट प्रॉफिट बताया हुआ है अमाउंट, लोगों को लॉस अकाउंट बना के दिया हुआ है। अब उसमें से एक तो प्रॉफिट पता चल जाएगा और उसमें से कौन कौन से खर्चे उन्होंने डेबिट साइड लिए वो पता चल जाएंगे। तो हमको ये भी पता चल जाएंगे कि इसमें से कौन से डिसअलाउड खर्चे इन्होंने ले लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे पीजीबीपी। हम सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट लेंगे। अब मुझे बताओ, रेवेन्यू में से खर्चे माइनस हुए हैं तो प्रॉफिट आया है, तो जो डिसअलाउड खर्चे हैं उनको अगर रिमूव करना हो तो क्या कर देंगे, वापस से ऐड बैक कर देंगे, है ना। तो हम ऐड कर देंगे डिसअलाउड, ठीक है, या फिर वो आइटम जिनको सेपरेटली डील करना है। डिसअलाउड आइटम्स या फिर आइटम्स जिनको हमको क्या करना है, सेपरेटली डील करना है। और लेस कर देंगे वो खर्चे जो पीएनएल में नहीं लिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 35D। 35D क्या बोलता है, हाँ हाँ, अब उन्होंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हो सकता है राइट ऑफ किया ही ना हो। ठीक है, या सेक्शन 35 क्या बोलता है, साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% डिडक्शन। अब वहां पीएनएल में थोड़ी ना कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन लिया गया होगा, हमको डिडक्ट करना है ना। ठीक है, हमको उसको माइनस करना है, एक्चुअल अकाउंट्स में थोड़ी ना पीएनएल में उसको डेबिट करेंगे, वो तो असेट साइड दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कुछ कुछ आइटम्स ऐसे हो सकते हैं जिनको हमको
सेपरेटली डील करना है। ठीक है, पीजीबीपी में नहीं जाने वाले हैं, कोई और हेड में जाने वाले हो सकता है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट अगर अबव द, हाँ, अलाउड या फिर आइटम्स कंसिडर्ड सेपरेटली। अलाउड आइटम में वो वाले आइटम्स ले लेंगे जो पीएनएल में नहीं लिए गए हैं, है ना। चलो अब पीजीबीपी की शीट निकालते हैं अपन। देखते हैं शीट का है। देखो ये वाला क्वेश्चन, मिस्टर राजू, क्वेश्चन नंबर 9, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तेरी शीट ऐसी क्यों है? तो ऐसी मिल गई है देखो। ठीक है, तो दूसरी ले लेना। वो कृष्णा जो यूज कर रहा है ना, वो ले जाना, अभी उसको यूज करने दे देते हैं। नहीं, बट बहुत ज्यादा छोटा नहीं हो गया है? ऐसा क्यों हो गया है? चलो देखते हैं। दिक्कत नहीं हो रही है ना रीड करने में तुम लोग को? नहीं तो दूसरी ले लेना शीट। चल, हाँ, खोल लो। मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, मॉड्यूल खोल लो अगर खोलना है तो, नहीं तो ऐसे देख लो शीट से। चलो देखो, हमको क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख, है ना। और देख सकते हो तुम लोग कि खर्चों में उन्होंने क्या क्या लिया हुआ है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, पेनाल्टी ली हुई है एसजीएसटी की, है ना। एसजीएसटी की पेनाल्टी, पेनाल्टी अलाउड होती है? स्टैट्यूटरी ड्यूज की पेनाल्टी अलाउड होती है? पेनाल्टी अलाउड नहीं होती। जीएसटी पेड लिया हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस लिए हुए हैं, इंटरेस्ट टू बैंक दिया हुआ है और मशीनरी टर्म लोन, डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ है वैसे अलाउड खर्चा है 32 के हिसाब से, पर डेप्रिसिएशन हम अकाउंट्स के हिसाब से कैलकुलेट करके अलाउ करते हैं कि इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करके अलाउ करते हैं? यहाँ पर इन्होंने किसके हिसाब से कैलकुलेट किया होगा? तो हमको इसको डिसअलाउ करना पड़ेगा, मतलब एड बैक करना पड़ेगा, और इनकम टैक्स के हिसाब से लेस निकाल कर क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। समझ में आया? डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी लिया हुआ इनकम में, क्या डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी पीजीबीपी इनकम है? अदर सोर्सेज में जाएगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लिया हुआ है, क्या ये पीजीबीपी इनकम है?
एग्रीकल्चरल इनकम है, वैसे भी नहीं जुड़नी चाहिए। हाँ, इसके बाद देखो, फॉलोइंग आर द फर्दर इंफॉर्मेशन में क्या दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड 46,000 पेड एज कमीशन टू ब्रदर ऑफ द assessee. The commission amount at the market rate is 36,000. रिलेटिव वाला याद आया? हाँ, रीजनेबल जितना है उतना अलाउ करते हैं, उसका एक्स्ट्रा जितना भी है वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। इसके बाद the assessee paid 33,000 in cash to the transport carrier on 29/12/2023. This amount is included in manufacturing expense. ऊपर दिया है manufacturing expense, ठीक है। Assume that the provision related to TDS are not applicable to the this payment. मतलब TDS काटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट कैश पेमेंट है, अलाउड है। 35,000 टू द ट्रांसपोर्टर अलाउड है। बाकी केस में कितना अलाउ होता? 10,000 अलाउड होता। तुम लोग रिवाइज करके आए हो ना 30 to 37? क्यों? मैंने, हाँ मैंने सैटरडे क्लास मैंने ली थी क्या? नहीं, फ्राइडे को भी नहीं ली थी ना। सैटरडे को मैंने श्रद्धा दीदी को बोला था कि कैंसिल करते टाइम ये बोल देना कि सैटरडे संडे रिवाइज कर लेंगे ये लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, a sum of 4,000 per month was paid as salary to the staff throughout the year and this has not been recorded in the books of account. रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पर क्या ये अलाउड है? अलाउड है ना? सैलरी में क्या दिक्कत है? अलाउड है तो माइनस कर देंगे अपन, उन्होंने नहीं किया है। इसके बाद बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू 31st March 2024 was 20,000 and the balance was paid in November 24. देखो इंटरेस्ट 60,000 दिया हुआ है। अब नवंबर 24 मतलब अगर ऑडिट भी करवाने की जरूरत है तो भी 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। उसके बाद पे हुआ है, मतलब इतना क्या हो जाएगा इस साल? 43 है ना। इसके बाद हाउसिंग लोन प्रिंसिपल repaid during the year was 50,000 and it relates to residential property acquired by him in previous year 23-24 for self occupation. Interest on housing loan was 23,000. Housing loan was taken from Canara Bank. This amount was not dealt in the profit and loss given our personal है। So बेटा पर हाउसिंग लोन का भी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है क्या? मिलता है ना। कौन से हेड में मिलता है? हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगा ना। तो अगर इसमें पूरा इनकम निकालने को बोली तो फिर देखो बोला है कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजू, तो फिर हाउस प्रॉपर्टी का क्या लेंगे? डिडक्शन लेंगे। Depreciation allowable under the act is to be computed on the basis of the following information. WDV as on 31st March 2023 minus depreciation for previous year 22-23 is 11,90,000. Addition during the year is 2 lakhs. Total additions during the year is 4 lakhs. हाँ मतलब 2 लाख लेस देन हो जाएगा और 2 लाख मोर देन हो जाएगा। चलो कंप्यूट करना है टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजू, ठीक है। ये वाला मैं करवा देती हूँ, ऐसे एक क्वेश्चन और दे दूंगी, वो घर से करके लाना फिर, ठीक है, ट्राई करके लाना। डालो एसएससी का नाम, डालो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, डालो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। मिस्टर राजू
previous year 23-24, assessment year 24-25. हेडिंग में लिखना कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. अमाउंट के 2 कॉलम बनाना बेटा. चलो सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कर लेते हैं. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ दिया हुआ है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट, तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनएवी क्या होती है? निल. स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्या होता है? निल. सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है ना. तो अपन लेंगे यहाँ पर नेट एनुअल वैल्यू निल माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, A 30% of NAV, nil, B interest on loan. कितना पे किया है इंटरेस्ट? 23,000. हाँ ले लेंगे ना. तो 23,000 आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव, बाहर लिख देंगे. ठीक है. ऐसे ऊपर नीचे लाइन खींच देंगे क्योंकि उसके बाद पीजीबीपी का कैलकुलेशन करने वाले हैं, फिर हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी का कैलकुलेशन ऐड करके टोटल इनकम बता देंगे. ठीक है. चलो इसके बाद प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट. बाहर के कॉलम में 5 लाख, फिर जितने डिसअलाउड है उनको टोल करके बाहर निकाल देंगे, जितने अलाउड है उनको ऐड करके बाहर निकाल देंगे, ऐड लेस करके नेट आ जाएगा. ठीक है. नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट. अब देखो एक एक चीज, सबसे पहले ऐड करते हैं वो सब कुछ जो डिसअलाउड है. ठीक है. या जो आइटम सेपरेटली कंसिडर करने हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन डिसअलाउड नहीं है बट वो सेपरेटली कंसिडर करना है. ठीक है. डिसअलाउड या आइटम कंसिडर्ड सेपरेटली. पहले सबसे पहले एसजीएसटी का पेनाल्टी क्या है बेटा? डिसअलाउड है 5,000, एड बैक हो जाएगा. यहाँ लेस किया हुआ है देखो, हम क्या कर देंगे उसको ऐड कर देंगे. और सेकेंड ले लो डेप्रीसिएशन. एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट
अकाउंट्स की बुक के हिसाब से डेप्रिसिएशन डिसअलाउ करना है, एड बैक करना है, इनकम टैक्स से निकालेंगे, उसको लेस करेंगे। और एडिशनल नोट से अपन ने क्या निकाला था? फर्स्ट पॉइंट में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो दिए हुए हैं ब्रदर को 36,000 रीजनेबल है मार्केट रेट के हिसाब से, उन्होंने 46, 10,000 यहाँ पे डिसअलाउ हो जाएगा। चलो, तो कमीशन टू ब्रदर 10,000, इसका नोट भी डालेंगे, याद रखना नीचे। जो नॉर्मल है उनका नोट नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, जो अलग से कर रहे हैं उनका अपन को नोट डालना पड़ेगा, तो इसका अपन नोट डालेंगे। नोट लिख के छोड़ दो, जिस नंबर पे डालेंगे वो नंबर डाल देना यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्टर वाला डिसअलाउड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी वाला अलाउ करेंगे, बाद में अपन देखेंगे। इंटरेस्ट बैंक टर्म लोन पर डिसअलाउड है 43B के हिसाब से। हाँ, नवंबर 2024 तक पे हुआ ना रिटर्न के बाद, तो वो डिसअलाउ होगा। तो हाँ, तो बैलेंस वाला डिसअलाउड जाएगा ना, मतलब 60 में से 20 अलाउड है, 40 डिसअलाउड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, यहाँ पर भी नोट डाल देना। 40,000 क्या करेंगे अपन, डिसअलाउ करेंगे। इसके बाद हाउसिंग लोन तो अपन ने ले लिया है, डेप्रिसिएशन अपन को अलग से कैलकुलेट करना है। ठीक है, सारे पॉइंट्स हो गए। डिसअलाउड में इतना ही है, ऐड करके बाहर निकाल दो कितना अमाउंट डिसअलाउड में आ रहा है। 2,55,000। अब यहां तक ऐड कर दो, 5 लाख प्लस 2,55,000 कितना हो गया, 7,55,000। ठीक है, अब अपन करते हैं लेस। लेस करते हैं अपन वो आइटम्स जो अलाउड है या जो सेपरेटली हमने डील किए हैं। अलाउड है या फिर आइटम्स आइटम्स कंसिडर्ड सेपरेटली। अब देखो, इनकम साइड दो चीजें दी हुई है, इनकम साइड दो चीजें दी हुई है ना, वो दोनों पीजीबीपी में नहीं आने वाली हैं। डिविडेंड भी पीजीबीपी का नहीं है और एग्रीकल्चरल इनकम भी पीजीबीपी की नहीं है, तो दोनों को। अब देखो, इनकम साइड दिया मतलब इनकम में नेट प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो अलग करना है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस कर दो, डिविडेंड लेस कर दो 15,000, एग्रीकल्चरल इनकम लेस कर दो। ठीक है, इसके बाद और क्या लेस करना है, सैलरी दी हुई है 4,000 इंटू 12, 48,000। और क्या लेस करना है, डेप्रीसिएशन एज पर सेक्शन 32, वो हमको निकालना पड़ेगा पहले तो। अब डेप्रीसिएशन के लिए कैलकुलेशन करो, ठीक है। डेप्रीसिएशन ऊपर ऐड बैक किया है, नीचे लेस करेंगे एज पर सेक्शन 32। जगह छोड़ दो, अभी बहुत सारी जगह छोड़ना, देखो अभी पीजीबीपी इनकम निकलेगी, डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद पीजीबीपी आ जाएगी। अदर सोर्सेस का पॉइंट डालेंगे, अदर सोर्सेस में डिविडेंड लिखेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम वाला पॉइंट डालेंगे कि वो एग्जेम्प्ट है, तो उसके नील वैल्यू लेंगे, फिर अपन क्या निकालेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद डिडक्शंस माइनस करेंगे,
डिडक्शन तो अपन क्वेश्चन में एक डिडक्शन है, वो बता दूंगी मैं तुम लोगों को। वो माइनस करने के बाद अपना क्या आएगा, टोटल इनकम आएगा, तो उतनी जगह छोड़ देना। कितना डेप्रिसिएशन? नहीं, बहुत कम है। नोट डाल रही हूं मैं फर्स्ट। डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अपन ओपनिंग 230, थोड़ा सा गलत है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेते हैं सबसे पहले अपन। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी दी हुई है? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 11,90,000 दी है ना। ऐड करेंगे कॉस्ट, पुट टू यूज 180 days और मोर 2 lakhs, और पुट टू यूज लेस देन 180 days 2 lakhs, 15 lakh 90। ये क्या है? ये डब्ल्यूडीवी है फॉर डेप्रिसिएशन। 15,90,000 डब्ल्यूडीवी है ना फॉर डेप्रिसिएशन। ये है डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन। अब अपन डेप कैसे निकालते हैं? 15,90,000 के दो हिस्से करेंगे। 2 लाख वाले में 15% इंटू इंटू हाँ हाफ कर दो, 7.5% लगा दो, और बाकी 13,90,000 में 15% लग जाएगा। तो डेप कितना आ गया? 2,23,500। और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी भी निकाल देना। तो 2,23,500 का क्या मिलेगा अपन को? डिडक्शन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, हटा दूं ये वाला नोट, हटा दूं? ऊपर यहाँ पे अपन डेप्रिसिएशन का डिडक्शन ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 ब्रैकेट में नोट नंबर 1 2,23,500 टोटल करके बाहर लिख दो। इतना अमाउंट लेस हो जाएगा। लेस वाले चारों आइटम्स का अमाउंट बाहर लिख दो। 4,66,500 ये माइनस करके 7,55,000 में से 4,66,500 माइनस करोगे तो ये आ जाएगी पीजीबीपी। हाँ, अब ये पीजीबीपी इनकम आ गई। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऊपर लिखी हुई है। अदर सोर्सेज की भी इनकम है बेटा, तो अपन नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है क्या? डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी कितना है? 15,000। फिर एग्रीकल्चरल इनकम लिखो। 1 लाख अंदर साइड लिख लो, एक काम करो, इसके भी अंदर 1,80,000 माइनस करो एग्जेम्प्ट। हाँ, अंडर सेक्शन 10(1) 1,80,000, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई 15,000। अब ये तीन जो ऐसे लाइन खींची हुई है मेरी, तीनों को ऐड कर दो तो आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, अदर सोर्स, तीनों को ऐड कर दो। हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में, ध्यान रखना, ऐड कर दो, आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। $2,80,500। अब बेटा अभी हमने डिडक्शंस पढ़े नहीं है, पर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A अलग से डिडक्शंस मिलते हैं सारे हेड्स की इनकम कैलकुलेट करने के बाद। उसमें एक सेक्शन है 80C, उसमें बहुत सारे पेमेंट्स का डिडक्शन मिलता है। जैसे आपने LIC करवाया है तो उसका मिलता है, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का मिलता है। ऐसे ही आपने अगर हाउसिंग लोन का रीपेमेंट किया है, ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट का भी क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लेस करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर U/C, चैप्टर 6A। 6 को भी अपन को रोमन नंबर्स में लिखना है। चैप्टर 6A में लेंगे 80C प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। 1.5 लाख तक मैक्सिमम इसमें डिडक्शन मिलता है बेटा 80C में। अब ये लेस करने के बाद हमारी क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। ले लिया ना? ठीक है, अब तुम लोगों को कितने नोट्स और लिखने हैं? एक रिलेटिव वाला लिखना है, ठीक है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन वाला लिखना है 43B वाला, एंड एक कैश पेमेंट वाला भी नोट डालना है। वो उसका ट्रीटमेंट हमने कहीं दिखाया नहीं है, पर उसका नोट हमको डालना पड़ेगा कि वैसे कैश लिमिट 10,000 तक ये अलाउड है बस, है ना, पर टू द ट्रांसपोर्टर कितनी अलाउड है? 35,000। ठीक है, ये 3 नोट्स तुम लोगों को डालने, डाल लोगे? यार एक शिवम वाला क्वेश्चन और है, वो इसमें नहीं है, मैं तुम लोगों को अलग से भेजती हूँ, मुझे बस रिमाइंड कर देना। दिया हुआ है, दिया हुआ है। हाँ, अब देखो इसमें ना 44 AD भी बोला हुआ है, वो अभी अपन पढ़ेंगे। 44 AD हमने पढ़ा नहीं है। रेगुलर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से क्या निकालनी है अपन को? इनकम, पीजीबीपी, है ना।
115 BAC से ऑप्ट आउट किया हुआ है, ठीक है। चलो इसको घर से ट्राई करके लाओगे एक बार, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आए तो कोई बात नहीं, रफ में करके ले आना, ठीक है। कल मैं इसको डिस्कस करती हूँ और फिर कल अपन बचे हुए सेक्शंस भी पढ़ लेंगे। सेक्शंस बहुत कम बचे हुए हैं, 44 AD, 44 ADA, फिर कंपलसरी अकाउंट्स वाला, कंपलसरी ऑडिट वाला, 4। 44 AD, 44 ADA, 44। दो क्लासेस में खत्म हो जाना चाहिए अपना ये पीजीबीपी। उसके बाद अपन उठा लेंगे सैलरी, ठीक है। क्या क्लबिंग कर सकते, सैलरी है बड़ा, मतलब पीजीबीपी जितना बड़ा तो नहीं है वो। पीजीबीपी और कैपिटल गेन ही सबसे ज्यादा बड़े हैं, सैलरी उतना बड़ा नहीं है, पर ठीक है फिर भी बहुत है उसके अंदर घटने के लिए, लर्न करने वाला बहुत, उसमें लिमिट्स बहुत है ना।